नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में इस बार का चुनावी समर में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी अपना अलग असर दिखाएगी। लगभग हर पार्टी पिछड़ों को साधने की कोशिश में लगी है। इसी कोशिश में सपा ने भी अपनी पार्टी के गैर यादव पिछड़े नेताओं को आगे कर दिया है। इस कवायद का मकसद मुख्यतः यादव समुदाय की पार्टी होने के ठप्पे से छुटकारा पाना है। मिशन 2022 फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी की कोशिश गैर यादव पिछड़ों में पेठ बनाने की है। दो चुनावों के नतीजों से उसे ये सबक मिल गया है कि गैर यादव जातियों में अधिकांश वोट भाजपा में खिसक गया है। कांग्रेस और बसपा से सपा का हुआ गठबंधन उसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। लिहाजा अब कुर्मी, मौर्य, निषाद, कुशवाहा, प्रजापति, सैनी, कश्यप, वर्मा, काछी, सविता समाज और अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सपा का ये अभियान कितना कामयाब होगा, यूपी का ओबीसी वोट किधर जाएगा, इस पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में अलग अलग हिस्सों में यात्राएं निकाल रही है, जिनका नेतृत्व गैर यादव पिछड़े नेताओं के हाथ में है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पूरे प्रदेश में पटेल यात्रा निकाल रहे हैं। एक चरण की कामयाबी के बाद उन्हें दोबारा यात्रा निकालने को कहा गया है। निषादों, मल्लाहों, कश्यप आदि समुदाय को सपा के करीब लाने की कोशिशों में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप कई चरणों में सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी लगातार किए जा रहे हैं। सपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा को महिलाओं के साथ साथ कुशवाहा समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। सपा का सबसे ज्यादा जोर जातिगत जनगणना की मांग उठाने पर है। इस मुद्दे को पिछड़ों के बीच मथा जा रहा है। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा है कि सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती तो उनकी सरकार बनने पर वो यूपी में जातिगत जनगणना कराएंगे और उसी हिसाब से आरक्षण का लाभ भी दिलाया जाएगा। पिछड़ों के अलावा दलितों को भी अब पाले में करने की ये कवायद समाजवादी पार्टी खेमे में चल रही है। समाजवादी अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व्यास जी गौड़ संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। सपा की सहयोगी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान कई दिनों से भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जन क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही दूसरी सहयोगी पार्टी महान दल प्रदेश भर में अखिलेश यादव के समर्थन में यात्रा निकाल चुका है। महान दल का असर पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में माना जाता है। तो सपा का अब ये ओबीसी प्लान है, कितना कामयाब होगा और किस तरह से और आगे कोशिशें जिस तरह से और दल भी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी करेगी। और पहले समाजवादी पार्टी का एक नारा था पिछले चुनाव में, काम बोलता है, लेकिन उस वक्त जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब क्या जातिगत समीकरण साध कर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाएगी, ये देखने का विषय होगा। सभी विषय पर चर्चा आज करेंगे हम। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्ण मोहन पांडे बीजेपी से है प्रवक्ता, राजीव उपाध्याय बहुजन समाज पार्टी से, अब्दुल हफीज गांधी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से और अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ेंगे रेजिडेंट एडिटर कुछ ही देर में। और सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल अब्दुल हफीज जी आपसे है। आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी की बातें बड़े बड़े पैनलों पर रख चुके हैं और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछली बार समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि वो जातिगत समीकरण नहीं साधेगी, अपने काम के नाम पर वोट मांगेगी, पिछली बार जनता ने नकार दिया। अब इस बार फिर बीजेपी पर भी जो सत्ता में वहां पर सरकार है बीजेपी की, उस पर निशाना साधा कि ये जातिगत समीकरण साध रहे हैं, मंत्रियों को इस तरह से बनाया जा रहा है, तमाम जो नए कैबिनेट में भर्ती की गई उसमें भी जातिगत समीकरण साधे गए हैं, हम तो सिर्फ काम को लेकर बात करेंगे। लेकिन फिर इस तरह से एकदम ओबीसी की वोट बैंक की रणनीति जिस तरह से बीजेपी समाजवादी पार्टी बना रही है, ये किस तरह की मतलब आपका पार्टी की बैलेंसिंग है? पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होती है कि जो विजिबिलिटी फैक्टर होता है उसको वो करती है, लेकिन विजिबिलिटी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो संवैधानिक कैटेगरीज हैं जिसमें ओबीसी भी है, जिसमें एससी भी है, उसमें एसटी भी है, तो इन समाजों का भी ख्याल रखा जाता है। यदि इन समाजों के उत्थान के लिए या इनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात है और इन समाजों को अगर कंसिडरेशन में रखा जाता है अच्छी बात है। तो पॉलिटिकल पार्टी चूंकि विजिबिलिटी फैक्टर को देखती है और हम भी 2012 से लेकर 2017 तक हमने
बहुत विकास कार्य किए थे। विकास कार्य अपनी जगह है, लेकिन विजिबिलिटी भी मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह है। इसलिए हमारा प्रयास है कि पहला प्रयास ये है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें। दूसरा प्रयास ये है कि जो भी समाज अभी तक हम रहते थे, उन समाज को कहीं न कहीं संपर्क करना, उन समाज के पास पहुंचना, उन समाज की जो परेशानियां हैं वो जानने का प्रयास करना, और जितना एक पोजीशन के तौर पर हो सकता है उन समाज की समस्याओं का समाधान करना। और आज हम उन समाज से वादा भी कर रहे हैं कि अगर हमारी 2022 में सरकार आती है तो उचित प्रतिनिधि उनको दिया जाएगा और जो भी उनकी समस्या है उनका कहीं न कहीं जो है समाधान निकालने की कोशिश होगी। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग हमारी जो है वो यात्राएं भी चल रही है, हमारे सम्मेलन भी हो रहे हैं, हमारे जो पार्टी में जो लोग समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उसमें आस्था जताते हुए बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से भी बहुत सारे, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, या हमारे जो फॉरवर्ड जो खास हैं उनसे भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो है दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं मजबूत हो रही है। तो हम बूथ से लेकर, ब्लॉक से लेकर, तहसील से लेकर और जिले से लेकर हम राज्य स्तर पर जो है अपनी पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2022 में समाजवादी पार्टी बहुत तगड़ा जो है वो जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। और बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि जो अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं, अलग अलग तरीके से जो लोगों के बीच में जाया जा रहा है, वहाँ जो एक छाप लगी थी समाजवादी पार्टी पर कि यादव, तो यादव छवि से थोड़ा दूर होना चाहती है समाजवादी पार्टी। देखिए, जैसा मैंने कहा कि पहले भी हम सर्व समाज के लिए काम करते थे और हमारे जितने भी काम है, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस पे हो, मेट्रो हो, जो इकाना स्टेडियम बनाया था, या और भी इस तरह की जो है वो डेवलपमेंटल वर्क्स है, वो सभी के लिए हैं। ये कहना मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये बहुत संकुचित सोच का होगा कि हम सिर्फ यादवों के लिए काम करते थे। ये ऐसा नहीं है। पहले भी हमने सर्व समाज के लोगों को मंत्री भी बनाया है, उनको प्रतिनिधि भी दिया है, लेकिन जो भी अब जो अनछुए समाज हमसे रह गए थे, हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार बनती है तो उनका मंत्रिमंडल में, उनका जो है पार्टी में और भी जगह हम उनको जो है वो रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। राजीव जी, आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जो एक नया एक रणनीति तैयार हो रही है कि ओबीसी बैंक को साधना है। पहले यादव वोटों पर ज़्यादा निर्भर थी, लेकिन जिस तरह से जो ओबीसी वोट हैं वो कहीं ना कहीं कमाल कर जाते हैं, तो अब समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि अब इनमें भी पैठ बनाना जरूरी है। बहुजन समाजवादी पार्टी क्या देखती है, क्या इससे बीएसपी को नुकसान होगा? कर रही है ये तो समाजवादी पार्टी की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी अपनी नीतियों में लगी हुई है, अपने वोटों को किस तरह से सजोना है और अन्य वोटों को किस तरह से और ला करके बहुजन समाज पार्टी एक अच्छी भूमिका निभा सके उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके प्रयास में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी को ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि हमारे यादव मतदाता जो है पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिए थे। ये इनको अच्छी तरह से ज्ञान होगा। कई बूथों को दिनेश जी हम लोगों ने चेक किया था। एक, अब स्पेशली नाम नहीं लूंगा मैं, एक बूथ की मैं बात बता दूं आपको। इस बूथ के अंदर एक भी यादव के अलावा कोई मतदाता नहीं था। और उस बूथ की जब गणना हुई थी, कानपुर के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, और कानपुर शहर की सीट थी, वो किसी शहर और ग्रामीण लगी हुई सीट थी। उस बूथ में ये देखा गया था कि सारे के सारे मतदाता जो थे उस बूथ के यादव मतदाता, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारे कुछ ऐसे मतदाता हो जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर जाए, ये उनकी डर समाई हुई है। रही बात जाति गणना की, दिनेश जी देखिए, इस हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व के अंदर, आप अमेरिका में चले जाइए चुनाव में, वहां भी जाति चलता है, रंग भेद चलता है। जाति के अलावा तो वहां गोरा काले का भी वोट होता है। तो जाति से अगर कोई दल कहता है, वो चाहे हमारा दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, कि हम जाति की बात नहीं करते हैं, हम धर्म की बात नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। सारे दल अपने अपने हितों को साधने के लिए जहां उनको लगता है वो साधते हैं। इसमें कहीं छिपी हुई बात नहीं है। अखिलेश जी को या समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ओबीसी का जो मेन मतदाता 10% था, जो हमारे जाति से ही जुड़ा हुआ है, वो कहीं खिसक रहा है, तो वो दूसरे को जोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन दिनेश जी, समस्या तो वहां है ना कि ओबीसी के सारे पद अगर आप ही ले लोगे, हमारे यहाँ दल में आते हैं तो हम तो ओबीसी के सारे पद सबको देते हैं। हम यादव समाज को भी देते हैं, चाहे नौकरी में आवे और चाहे मंत्रिमंडल में आवे या
ISTCS थानेदार पोस्टिंग करने को। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि जब समाजवादी पार्टी आती है तो अगर थानेदारों की पोस्टिंग करती है तो जितने भी 1600 थाने हैं उत्तर प्रदेश, 1650, सारे थानों में ऐसे तो एक ही बिरादरी का लगा दी। इससे प्रभावित होती है वो ओबीसी की जातियां कि भाई ये तो ओबीसी के बल पे काम करते हैं, ओबीसी के बल पे सत्ता में आते हैं। लेकिन जब ओबीसी के अन्य बिरादरी की, कुर्मी हो, काछी हो, लोधी हो, इन बिरादरी की बात किया जाता है तो वहां जाकर के इनके मुद्दे फेल हो जाते हैं। वहां उनको थानेदार नहीं मिलते हैं, वहां उनको SDM नहीं मिलते हैं। बताते हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ देखिए दलित समाज को निश्चित तौर पर ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाता है क्योंकि सत्ता दलित समाज के माध्यम से आता है। लेकिन साथ ही अन्य समाज के, चाहे बैकवर्ड में यादव बिरादरी का मतदाता हो, कुर्मी बिरादरी का हो, काछी बिरादरी का हो, कोई भी मतदाता हो, उसके मतदान के अनुसार हम सत्ता में सहभागिता उसको बनाते हैं और उसको नौकरियों में सहभागी बनाते हैं। निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक उसको सहभागी बनाते हैं, जिसके कारण हमारे साथ ओबीसी का मतदाता जुड़ा रहता है। समाजवादी पार्टी अपना प्रयास कर रही है, करना चाहिए, हर आदमी प्रयास कर रहा है। हम भी अब जा रहे हैं पूर्वांचल से रैली निकाल, युवा मोर्चा की रैली निकालने जा रहे हैं, साथ में बहन जी भी निकलेंगी, तो सारे लोग लगेंगे। 2-3 महीने में चुनाव है दिनेश जी, ये कोई वो नहीं है। बिल्कुल, हम तो चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी को लगना ही चाहिए। अकील सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं हमारे। अकील, किस तरह से आप अब उत्तर प्रदेश की सियासत को अब देख रहे हैं? जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, सभी पार्टियों की रणनीतियां तेज होती जा रही हैं, खुलकर के सामने आती जा रही हैं। हालांकि प्रयास बहुत पहले से किए जा रहे थे, लेकिन अब खुलकर सामने आती जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी वोट बैंक है, वो ओबीसी वोट बैंक किस करवट बैठेगा? क्योंकि प्रयास सब कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हित कहां देख रहा है? बिल्कुल सही बात की, वो अपना हित देख कहां रहा है, ये 2022 का नतीजा ही तय करेगा कि वो देख कहां रहा था। निश्चित तौर पे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या कांग्रेस के साथ साथ अन्य दल हो, वो चाहती कि ओबीसी वोट को लेकर ही चलेंगे तो ही हमें फायदा होगा। बीजेपी अपने आप को वोट फीसदी पे 50+ टारगेट लेकर चल रही है। देखिए उनका साफ है कि हिंदुत्व वोट तो है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है उस पर बीजेपी ने पूरी तरीके से फोकस कर रखा है। बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए बीजेपी ने जो मेगा प्लान बनाया है, उसको देखिए कि जो भी दलित वोट है वो कितनी तेजी से खिसका है। और चाहे उत्तर प्रदेश के किसी कोने में आप देख लीजिए, जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें देश के राष्ट्रपति तक शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में अब समाजवादी भी जागी है और उनको पता हो गया है कि हम YM यानी मुस्लिम यादव के गठजोड़ से सत्ता में नहीं आ सकते हैं केवल, जबकि उनको ओबीसी वोट पर उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी जो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं अभी राजीव जी, वो किसके बल पर निकालेंगे? जबकि उनके पुराने साथी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी उन्हें तवज्जो दे रही है। और देखिए लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, RSS कुशवाहा, ये लोग को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है कि अलग अलग सेक्टर बांट दिया गया है, सेक्टर वाइज बांटा गया है। निश्चित तौर पे इनके चेहरे पे ओबीसी वोट लाने की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है। कुर्मी, पटेल, निषाद, मल्हार, कश्यप, ये इनके चेहरे पर अलग अलग बांटकर रैलियां निकाली जा रही है, जनसभाएं की जा रही हैं, लोगों को जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है। अब अखिलेश यादव ने जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस से निकले, बसपा से निकले, बीजेपी से निकले जो नेताओं को आज शामिल कराया है, उनका साफ कहना है कि हम अब लोगों को जो दल से निकल रहा है उससे समाजवादी पार्टी में शामिल कराएंगे। सत्ता में आने के लिए दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं कि हम 300+ के लेके चल रहे हैं, 400 का वो बयान दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा किस दल के पास कितनी सीटें जाती है। लेकिन ये जरूर साफ हो गया कि एक छोटा दल, दूसरा ओबीसी, ये दो महत्वपूर्ण जो है, ये 2022 की जो इनके पास कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी आ गई है। अब ऐसे में बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस दल उन्हीं उस दोनों पर ही फोकस कर रखी है। तो ये देखना होगा कि ओबीसी वोट बैंक जो हो किस तरफ जाती है। लेकिन सत्ता जो भी पार्टी है उन्हें लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, चलिए लगता है थोड़ी तकनीकी समस्या हो रही, जिसकी वजह से अकील जी से हम सही तरीके से कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम पुनः अकील जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। पांडे जी, बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला। बीजेपी ने सबसे पहले मंत्रिमंडल में ओबीसी जो
नेता थे उनको शामिल किया, उनको मंत्री पद दिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव किया, यात्राएं निकलवाईं, एक ओबीसी समाज में मैसेज पहुंचाया कि हम आपके हित के लिए हैं। दूसरी तरफ 27% आरक्षण को लेकर के भी बीजेपी फ्रंट फुट पे दिखी। लेकिन जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर के एक मुद्दा बनाया गया, खास करके अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो पुरजोर इस मुद्दे पर अड़िग हैं और उन्हें लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ओबीसीयों को कहीं ना कहीं अपने तरफ थोड़ा सा आकर्षित किया जा सकता है कि ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि सबका पता चले कि कौन कितने प्रतिशत है और जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो क्या लगता है, क्या ये दो चीजें क्लैश नहीं करेंगी? आप अपने आप को कहां देखते हैं? पांडे जी, पांडे जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए हम पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, जो सवाल मैंने अभी पांडे जी से किया, आप किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी ने चतुराई से अपनी रणनीति तो अच्छे से तैयार की, लेकिन एक पॉइंट जो जातिगत जनगणना का फंस गया, क्या उस पेच को बीजेपी निकाल पाएगी या उस पेच में फंस जाएगी? राजीव जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि पुनः एक बार जुड़ने का प्रयास करें। चलिए अब्दुल जी हमारे साथ, अब्दुल हाफिज जी हमारे साथ बने हुए हैं। हाफिज जी, आप किस तरह से देखते हैं जो पूरा एक सिनेरियो तैयार किया गया ओबीसी को लुभाने के लिए? सत्ता दल है बीजेपी और प्रयास उसका मजबूत रहा, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव एक मुद्दे को लेकर के मुखर हो गए हैं और उन्होंने भी साफ तौर पर ऐसा कह दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सब निश्चित तौर पर जनगणना वो कराएंगे। जनगणना कराने के बाद जितने प्रतिशत जिसमें जाति में जो लोग आते हैं उनको उस हिसाब से लाभ भी दिया जाएगा। जी अब्दुल हफीज जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए राजीव जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजीव जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, मैं ये कह रहा था कि आपने जो क्वेश्चन किया था भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र से जी, उसके बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं। सबसे पहला पहलू ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को समायोजन किया मंत्रिमंडल के माध्यम से, पटेल समाज के अनुप्रिया पटेल हो, चाहे निषाद समाज के संजय निषाद हो, चाहे प्रवीण निषाद हो, चाहे अभी एक बिंदु को बना दिया संगीता बिंद जी को, प्रजापति जी को बना दिया, इन जितने भी मंत्रियों को आपने बनाया, सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि आप आचार संहिता लगने के समय मंत्री बना दिया। क्या समाज नहीं जानता है कि 4.5 साल मलाई आप खाते हो और जब 5वां वर्ष आता है तो मंत्रिमंडल बना करके और 2 महीना के लिए मंत्री बना करके और बेवकूफ बनाने का काम इस उत्तर प्रदेश की जनता को आप करते हो। तो ये सारी चीजें पहले तो भारतीय जनता पार्टी से गली गली लोग पूछेंगे और उन मंत्रियों से भी पूछेंगे जिन मंत्रियों ने शपथ ग्रहण लिया है कि आपने शपथ ग्रहण लिया, आपको भी एक कहना चाहिए, आपको तो मंत्री पद से नवाजा गया, आप 2 महीना के लिए मंत्री बन गए और भूतपूर्व मंत्री लिखने का आपको अधिकार मिल गया, लेकिन समाज को आप क्या दे जाओगे? और आपके बदले अगर हमने वोट दे दिया तो हमारे तो समाज को नुकसान हो गया। पहला पहलू। दूसरी पहलू, आप ये मान के चलिए कि बिहार के सारे दल, एक उसमें भारतीय जनता पार्टी भी समाज की बिहार राज्य इकाई, ये सारे लोग प्रधानमंत्री से मिलते हैं। आपने एक बैकवर्ड समाज के लिए अमेंडमेंट बिल गणना का कर दिया। जब गणना का बिल कर दिया तो आप गणना क्यों नहीं कराने जा रहे हैं? आप उसको गणना करा करके बता दीजिए कौन कुमार है, कौन यादव है, कितना यादव है, कितना कुमार है, कितना प्रजापति है, कितना कोरी है। जानने में क्या फर्क पड़ता है? जानने दीजिए, सारे लोगों को जानने का अधिकार है। बिल्कुल, और उससे पता भी चलेगा कि उनकी खुद की ताकत कितनी है। बिल्कुल, यही तो जानना चाहता है समाज। भाई हमारे साथ जो समाज रहता है, बैकवर्ड समाज, यादव समाज, कुर्मी समाज, कोरी समाज, ये जानना चाहता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी क्यों इससे भाग रही है? ये दोनों चीजें जवाब देना पड़ेगा मंचों से जब पूछा जाएगा। जब हम लोग भी जाकर के मंच पे चढ़ेंगे, इन्हीं के मंच के बगल वाले मंच पे, और ये पूछेंगे कि आपने 2-2 महीना के लिए मंत्री क्यों बना दिया? ये कौन सा कुमार समाज का भलाई करेंगे? ये कौन सा गंगवार समाज की भलाई कर देंगे?
और आपने जाति गणना करने से क्यों इनकार कर दिया? आपके प्रधानमंत्री ने स्पष्ट क्यों मना कर दिया? और अगर मना ही करना था तो लोकसभा का उतना खर्च क्यों करा दिया, जिसके माध्यम से जाकर के 2 दिन लोकसभा चली, उसके खर्च किस पब्लिक के पैसे से चलता है? उसमें आपने कहा कि नहीं, ये राज्य सरकारें जो है अपनी अपनी जाति गणना कराएंगी, और जब आपसे उसका परमिशन मांगा जा रहा है तो आप कह रहे हो नहीं, जाति गणना नहीं होगी। फिर ये दोहरी नीति और दोगली नीति भारतीय जनता पार्टी कैसे चला पाएगी, ये बताना होगा। दूसरा चीज दिनेश जी बता दें, जो दलित समाज के पीछे लोग लगे हुए हैं, वो दलित समाज अपने को छलावा महसूस कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में कुछ परसेंटेज वोट दलित समाज का पिछले 5 वर्ष पहले जब चुनाव हुआ था, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास जो है सरका था बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन आज वही दलित समाज जब गांव गांव घर घर हम लोग जा रहे हैं तो बता रहा है कि हमको लोभ लालच दे करके हमसे वोट तो ले लिया, लेकिन हमारे लिए वोट के बदले में कुछ किया नहीं। और अगर किया होता तो भारतीय जनता पार्टी बतावे 5 साल में एक भी दलित के लिए कोई भर्ती निकाला क्या? स्पेशल कोई बैकलॉग की भर्ती क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? ये सारे भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों को बताना पड़ेगा। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अखिलेश जी को ये चीज बतानी पड़ेगी आपको बता दें, अखिलेश जी को ये चीज बतानी पड़ेगी कि अखिलेश जी और इनके पिताजी दोनों लोगों ने मिलकर के जो बैकवर्ड समाज और दलित समाज के लिए जो रिजर्वेशन की बात हो रही थी प्रमोशन के अंदर, उसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया था। इस पुरजोर विरोध का असर रहा कि 4 अप्रैल को पिछले वर्ष खूब तेज बंदी हुई, जिसके बाद अमेंडमेंट ला करके इसको लागू किया गया। दिनेश जी आपको याद होगा ये चीजें, उसमें अखिलेश जी को कटघरे में खड़ा करेगी, हमारे दल खड़ा करेंगे या अन्य दल भी खड़ा करेंगे कि आपने उस समय विरोध क्यों किया और घोर विरोध किया था आपने। ये सारी चीजें दलित समाज भूल थोड़ी न रहा। आपका अधिकार है, आप उनके दरवाजे जाइए, उनको मांगिए, उनको बरगलाइए, उनको फुसलाइए, लेकिन जब आप इस बार जाएंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हो या समाजवादी पार्टी के, जब वो दल वहां जाएंगे, गाँव में जाएंगे, उनके दरवाजे जाएंगे, ये सवाल बनेगा और ये सवाल दलित समाज पूछेगा उनसे। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि उसने एक ऐसी रणनीति तैयार की है कि वो 50% से प्लस वोटों का अपना टारगेट लेकर चल रही है और उसे उम्मीद है कि वो उसे मिलेंगे। 50% तो ये जब 2017, 14 और 19 में नहीं पाए तो आप क्या पाएंगे? अब क्या जनता भूल गई इनको कि 100 रुपए पेट्रोल 110 रुपए खरीद रही है, 1000 का सिलेंडर खरीद रही है, खाद, यूरिया, डाई, पोटाश जितने चीज हैं जो कृषि में यूज होते हैं वो महंगा इन्होंने कर दिया। और इसके अलावा बिजली का जिस तरह से बिजली का वितरण तो कर रहे हैं, लेकिन बिजली का जिस तरह से पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगी अगर कहीं बिजली है तो 6.5 से पौने 7 रुपये प्रति यूनिट बिजली जो है डोमेस्टिक बिजली यूज कर रहे हैं हम लोग, और 9 रुपये 10 रुपये कमर्शियल बिजली उत्तर प्रदेश की जनता यूज कर रही है। ये भूल थोड़ी ना रही है। अभी एक बात समझिए, इनसे जो है बैकवर्ड भी भागेगा, इनसे जो दलित समाज 2-4% चला गया था वो भी भागेगा, और ब्राह्मण समाज का 10% से लेकर के 30%, 40% भारतीय जनता पार्टी से अलग जरूर होगा। ये हम लोगों को भी दिख रहा। हम नहीं कह रहे कि 100% ब्राह्मण समाज भागेगा, चलिए, लेकिन 10 से लेकर के 30% तक ब्राह्मण समाज इनको छोड़ के भाग रहा है, तो इनको वोट कहां से बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी? चलिए राजीव जी, अखिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन समय थोड़ा सा कम है, आप थोड़ा जल्दी कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे देखने वाले को मिल रहा है कि 2022 का नतीजा ये जरूर तय करेगा कि ओबीसी वोट बैंक है कहां। जिस तरह विपक्ष हमला कर रहा है कि ब्राह्मण वोट नाराज है, किसान नाराज है या ओबीसी नाराज है उनसे बीजेपी सत्ता सरकार से, तो निश्चित तौर पे फिर ओबीसी है कहां, ब्राह्मण वोट बैंक है कहां। समाजवादी पार्टी ने क्लियर कर दिया कि हम यादव का जो ठप्पा हमारे ऊपर लगा हुआ है मुस्लिम यादव का, वो हम हटाना चाह रहे हैं, जबकि यूबीसी पर पूरी तरीके से फोकस कर दिया है। अब निश्चित तौर पे सबसे बड़ी भूमिका की बात जो हो गई कि छोटे दल, उसके साथ साथ जो छोटे दल है वो कहां किस तरफ रहेंगे, किस रुख की तरफ रहेंगे। बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हम सभी जो पार्टियों से निकाले जा रहे हैं उन सभी दल को हम अपने साथ लेके आके खड़ा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हर पार्टी अपनी अपनी जुगत लगा रही है 2022 फतेह करने के लिए, लेकिन निश्चित तौर पे कौन कहां पर है, किसको कितनी सीटें मिलेगी, ये अभी किसी को अंदाजा नहीं है।
सत्ता पक्ष यह जान रही है कि हम जिस तरह काम कर रहे हैं, हमने जिस तरह केंद्र में मंत्रिमंडल में लोगों को चेहरे को मौका दिया है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह हमने मौका दिया है, उन सभी वोट बैंकों को साधने का काम पहले ही बीजेपी ने कर दिया है। तो अब ये देखना होगा कि ओबीसी वोट बैंक को लेकर जिस तरह बसपा और सपा काम कर रही है, क्या उसका फायदा होता है या नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर साफ है, जिस तरह लोग दल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने ओबीसी वोट बैंक को अपने अंदर लाने की कोशिश की है और प्रयास कर रही है, देखते हैं कि वो कितना कामयाब होगा। क्योंकि दरअसल जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर जो छवि बनी थी बाय मुस्लिम और यादव, क्या अब उस छवि से बाहर निकलने की कोशिश में कवायद में समाजवादी पार्टी है, ये देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।